हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके CSIR UGC नेट का जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकला है, जिसके अनुसार आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसे रिलीज कर दिया गया है। तो इस बार NTA या CSR कह लीजिए काफी ज्यादा एक्टिव चल रहा है। भले ही एग्जाम इन्होंने जब करवाया था उसके बाद इन्होंने बहुत जल्दी जो है एक तरीके से रिजल्ट भी निकाल दिया। और अभी जिस तरीके से ये हाइपर एक्टिव चल रहे हैं और उस तरीके से ये भी पता चल गया हमें कि हाँ, एग्जाम भी जो है अपने सही समय पे यानी मिड ऑफ दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है। तो अगर हम इनका ओवरऑल डिटेल देखें तो इन्होंने 18 दिसंबर 2025 को का डेट दिया है, दिसंबर 2025 के एग्जाम के लिए। ठीक है। तो 18 का मतलब हो गया आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस दिन है 26 सितंबर 2025। ठीक है। तो इस महीने में और 4 दिन बाकी हैं, तो उसको क्या ही पकड़ना। तो अब बच जाता है आपके पास सितंबर, अक्टूबर बच जाता है, नवंबर हो जाता है। ठीक है। एंड दिसंबर के 15 दिन ले लीजिए। तो यानी कि आपके पास 30 एंड देन 15, यानी कि लगभग जो है एक तरीके से 75 डेज आपके पास बाकी रह गया है। उस टाइम पहले ही जो मैंने शायद 10 से 15 दिन पहले ही मैंने 3 मंथ स्ट्रैटेजी में आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है इसके बारे में बताया था। आप वो वीडियो देख सकते हैं जिससे कि आपको एक रफ आइडिया मिलेगा। बट आई विल सजेस्ट, जो भी आपकी तैयारी चल रही है उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज चलते रहने दीजिए। ऐसा नहीं है कि 2 महीने में कुछ बहुत जादूगरी वाली जो है स्ट्रैटेजी निकल जाएगी, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे डिस्ट्रैक्टेड वीडियो आपको मिलेंगे जहां पे बताया जाएगा कि मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजी फॉर लास्ट 2 मंथ, लास्ट 3 मंथ। बट मेन फैक्ट इज कि आपका जो भी तैयारी चल रहा है उसमें कुछ भी जो है चेंजेस कीजिए। चेंजेस जहां पर आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पे मेरे से गलती हो रही है या फिर मैं यहाँ पे स्लो चल रहा हूँ, तो ऐसे जगह पे आप चेंजेस कीजिए। बट अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को मत बदलिए तब तक जब तक आपको ये ना लगे कि पूरी स्ट्रैटेजी ही गलत चल रही है। ठीक है। अभी आपको जो आपका बचा हुआ समय है लगभग 2.5 मंथ का, इसको आपको बहुत सोच समझ के खर्च करना है, क्योंकि यही जो 2.5 महीने का टाइम होगा ये तो आपको या तो जीत के करीब पहुंचाएगा या फिर से एक निराशा दे देगा। तो आपको बहुत सोच समझ के जो है अपने इस 2.5 महीने का इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ इस 2.5 महीने में बहुत से फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं जिसमें कि ना चाह के भी इंसान फंसता है, क्योंकि ऑब्वियसली फेस्टिवल हैं, हम लोग बहुत धूमधाम से फेस्टिवल मनाते हैं, जिस वजह से ये जो दिसंबर वाला जो एक टाइम पीरियड होता है ना एग्जाम की तैयारी वाला, वो हमको बहुत ज्यादा मतलब आप कह सकते हो कि डिस्ट्रैक्टेड रखता है। अभी नवरात्र चल रहे हैं, उसके बाद फिर दिवाली आएगी। ठीक है। तो इस तरीके से जो है आगे आगे करते करते जो है बहुत से फेस्टिवल्स अभी आपको देखने को मिलेंगे वन बाय वन। तो अपने टाइम का मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है। तो इस वीडियो में चलिए हम बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है फॉर्म फिलअप करने से पहले। तो उन पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया है ताकि उस जगह पे आपसे गलतियां ना हो। अदरवाइज आप अपने एंड से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 81 पेजेस का पीडीएफ है ये, लेकिन कुछ 25 से 30 पेजेस में ही जो है काम की बात की गई है। बाकी सारे पेजेस में जो है आपको एज अ मॉडल क्लिपिंग दिखाई गई है कि यस, फॉर्म भरेंगे तो इंटरफेस कैसा नजर आएगा, बाकी सब चीजें। बट बीइंग अ कैंडिडेट आपको ये पीडीएफ एक बार ढंग से पढ़ के जरूर रख लेना चाहिए, ताकि अगर कोई भी माइनर सी भी चेंजेस किए गए हैं जो माइट भी हमसे स्किप हो गए हो, तो आप उसको कवर अप कर सकें। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको मेरी कोशिश पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में भी जो है आपको ऐसी वीडियो का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कि दिसंबर 2025 के लेटेस्ट हाईलाइट क्या क्या है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। इन्होंने ये 2 वेबसाइट यहाँ डिक्लेयर की है, दैट इज csirnet.nta.nic.in और दूसरी है nta.ac.in। इन्हीं दोनों वेबसाइट पे जो है आपको आने वाले समय में सारे अपडेट मिलेंगे जो कि दिसंबर 2025 से रिलेटेड होंगे। तो इन 2 वेबसाइट को ध्यान में रखिएगा। हर बार के अटेम्प्ट में ये थोड़ा सा वेबसाइट में जो है चेंजेस कर देते हैं, तो इस बात का ध्यान रहे। अब बात कर लेते हैं डेट्स एंड ऑल की। तो एज यू कैन सी हियर कि CSIR UGC नेट 2025 की बात की जा रही है यहाँ पे।
और अगर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो 25 सितंबर 2025 से शुरू हो चुका है। इसकी आखिरी डेट रहने वाली है 24 अक्टूबर 2025। लास्ट डेट जो है फी को सबमिट करने का वो रहेगा 25 अक्टूबर 2025। ठीक है, जो फी आपको पे करना है जनरल के लिए है ये 1150, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए है 600 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और थर्ड जेंडर के लिए जो है दैट इज 325। ये जो पेमेंट है ये आप नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के द्वारा कर सकते हैं और जो सर्विस चार्ज लगेंगी वो इसमें एडिशनली जो है एप्लीकेबल होंगी। बाकी एग्जाम का डिटेल देखते हैं क्या बोला गया है। यहाँ पे जो करेक्शन विंडो है वो आपको 27 अक्टूबर से लेके 29 अक्टूबर के बीच में देखने को मिलेगा। बाकी सब चीजें विद टाइम अनाउंस कर दी जाएंगी। एग्जाम सीबीटी मोड में होगा, एमसीक्यू टाइप होगा, 3 घंटे का होगा। एग्जाम की डेट इन्होंने एक ही दी है, दैट इज 18 दिसंबर 2025। तो शायद ये ट्राई कर रहे हैं कि सारे ही सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन ये एक ही दिन करवा दें। शिफ्ट इन्होंने 2 मेंशन किया है, बट वी आर नॉट हैविंग अ क्लू कि ये शिफ्ट किसके लिए मेंशन किया है। क्या लाइफ साइंस के लिए मेंशन किया है या फिर दूसरे डिपार्टमेंट के लिए भी मेंशन किया है। तो देखिए, मैं अभी आपसे यही बोलूंगी कि आप शिफ्ट के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपने देखा एक शिफ्ट में भी ये लोग एग्जाम करवा रहे हैं तो भी जो है परसेंटाइल निकाल रहे हैं। और जो नॉर्मल मार्क्स है बच्चों के जो उन्होंने काउंट किए हैं वो मार्क्स काफी कम हो गए हैं जब उन्होंने नॉर्मलाइज करके उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट किया है। तो एट द एंड यानी कि हम शिफ्ट एक ही शिफ्ट में एग्जाम क्यों चाहते थे, ताकि ये नॉर्मलाइजेशन का झंझट हट जाए, राइट। परसेंटाइल हट जाए, परसेंटेज में हमको सारी चीजें देखने को मिले। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने भले ही जो फाइनल कट ऑफ है वो परसेंटेज में निकाला था, लेकिन इन्होंने स्कोर कार्ड में परसेंटाइल भी अप्लाई किया है, जिसमें कि हमें पता चल रहा है कि एक तरीके से जो है वहां पर जो नॉर्मलाइजेशन है उसको भी एक तरीके से यूज किया गया है। तो यानी कि द फैक्ट इज कि शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का जो हम फायदा एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमको कुछ खास देखने को मिला नहीं। हाँ, ये बोलिए कि 2 शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो पेपर 2 आएंगे, जिसकी वजह से टफनेस का लेवल जो है पेपर में डिफरेंट होगा। बट दैट इज फाइन, जो पेपर टफ आता है वो अच्छा खासा नॉर्मलाइज कर दिया जाता है कंपेयर टू वो पेपर जो कि पहले वाले पेपर के कंपैरिजन में थोड़ा एवरेज होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी शिफ्ट आए, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि यू हैव टू गिव योर बेस्ट, इट मे बी एनी शिफ्ट। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि लाइसेंस के लिए 2 शिफ्ट रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, वो समय के साथ हमको पता चल जाएगा। 2 शिफ्ट होता भी है तो पहला शिफ्ट का एग्जामिनेशन 9 बजे से 12 बजे का होगा, दूसरा शिफ्ट होगा 3 बजे से लेकर 6 बजे का। और ये रही वेबसाइट, बाकी सब चीजें जो हैं विद टाइम बता दी जाएंगी, कौन सा डेट रहने वाला है क्या एंड एवरीथिंग। बाकी आप डिटेल यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख सकते हैं। जैसे कि जो बच्चे कैटेगरी 1 में आएंगे रिजल्ट के तौर पे, जिनका नाम कैटेगरी 1 में आएगा उनको जेआरएफ के लिए अवार्ड मिलेगा और उनको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो उनका अपना वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे, पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है उनको अपना यहाँ पे जो है स्टाइपेंड भी मिलेगा, क्योंकि दे विल बी जेआरएफ। कमिंग टू द कैटेगरी 2, ये कैंडिडेट जो है सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होंगे, तो इनको जेआरएफ का स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, पीएचडी के लिए एलिजिबल है। कैटेगरी 3 जो है जिनमें की एडमिशन टू पीएचडी ओनली आता है, तो ये जेआरएफ इनको नहीं मिल सकता, ये असिस्टेंट प्रोफेसर कंसिडर नहीं किए जा सकते हैं, सिर्फ ये पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, जेआरएफ वालों को अलग से जो है इंटरव्यू एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस क्लियर करना होगा, उसके बाद ही जो है उनको पीएचडी में एडमिशन मिलेगा। कमिंग टू द कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, तो इनका ये जो रिजल्ट है वो एंट्रेंस एग्जाम के बराबर माना जाता है। तो किसी भी अगर ये यूनिवर्सिटी में ये कैंडिडेट जाते हैं, दैट इज कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3, तो कायदे से इनका कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होना चाहिए जो उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में करवाया जाता है। बट अगर ये रूल वो इंस्टीट्यूट फॉलो करता है तो अच्छी बात है, लेकिन जहां तक मुझे पता है मैक्सिमम इंस्टीट्यूट इसको फॉलो नहीं करते हैं। इवन यू आर हैविंग लेक्चररशिप और पीएचडी ओनली, तो कितनी ही जगह पर आपको उस इंस्टीट्यूट के अलग से एंट्रेंस एग्जाम भी देने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन ऑल दो जैसे इन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि CSIR UGC under category 2 and category 3 can be used as an entrance test for the PhD admission in the place of entrance test conducted by the different universities or higher education institutes for admission to the PhD. But the fact is इसको follow कौन करता है,
स्टिल हम देखते हैं जो नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है वो दैट इज एंट्रेंस एग्जाम रखते हैं स्पेशली फॉर नेट एलएस और पीएचडी ओनली कैंडिडेट्स, और उसमें भी उन कैंडिडेट्स को बैठना पड़ता है। तो रूल्स तो इन्होंने बना दिया है, बट आई डोंट नो फॉलो कौन करता है इस रूल को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एडमिशन टू पीएचडी में जो भी मार्क्स, सॉरी, पीएचडी में एडमिशन के लिए जो भी मार्क्स ऑब्टेन करेंगे कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 के कैंडिडेट, वो मार्क्स वैलिड होगा 1 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। और ये वैलिड होगा 1 साल के लिए, मतलब पीएचडी में एडमिशन के लिए 1 साल तक वैलिड होगा। ठीक है, इसके अलावा कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 के जो कैंडिडेट्स हैं उनका मतलब जो भी इन्होंने मार्क्स यहाँ पे स्कोर किया है, तो ये जो मार्क्स होगा वो 70% वेटेज रखेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और 30% वेटेज जो है उनका एडमिशन जो इंटरव्यू होगा उसके बेसिस पर, या वाइवा जो होगा उसके बेसिस पे रखा जाएगा। तो ये है कुछ रूल्स रेगुलेशन जो आपको पता होने चाहिए। फेलोशिप के बारे में एज यूजुअल, जैसे कि हमको पता है कि जो फेलोशिप है वो जेआरएफ की 37,000 पर मंथ रहेगी स्टार्टिंग के 2 साल के लिए, और आपको अच्छा परफॉर्मेंस देना होता है। उसके बाद जो है आपको प्रमोट किया जाता है एसआरएफ के लिए, जिसमें आपकी स्टाइपेंड जो है 42,000 पर मंथ हो जाती है फॉर द रेस्ट ऑफ द 3 इयर्स। लेकिन उसमें भी जो है आपको अपना प्रोग्रेस दिखाना पड़ता है। जो एक्सपर्ट कमिटी होती है उसके सामने, उनके सामने जो है प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, वाइवा देना पड़ता है। उसके बाद ही जो है आपको एक तरीके से जेआरएफ टू एसआरएफ प्रमोट किया जाता है। अपर एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो जेआरएफ के लिए जो कैंडिडेट्स जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी एज लिमिट 30 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड, दैट इज दिसंबर। यानी कि 1 दिसंबर के अकॉर्डिंग आपकी जो एज है वो 30 साल से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए इफ यू आर अप्लाइंग फॉर जेआरएफ। और अगर आप मान लीजिए ओबीसी एनसीएल हैं तो आपका 5 ईयर का रिलैक्सेशन ऑफ अप टू 5 ईयर इज प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द ओबीसी एनसीएल, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी थर्ड जेंडर कैटेगरी एंड टू द वुमेन एप्लीकेंट। यानी जनरल मेल को छोड़ दिया जाए तो जो बाकी सब कैटेगरी बच जाती है उनके पास 5 ईयर का रिलैक्सेशन है, यानी कि आपका एज 35 ईयर्स हो सकता है ऑन 1 दिसंबर, यानी 35 ईयर से कम होना चाहिए 1 दिसंबर को, तो आप एलिजिबल हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, पीएचडी के लिए भी कोई अपर एज लिमिट नहीं है। तो अगर आप सिर्फ पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी उम्र 35 से ऊपर भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर यानी एलएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगेन आपकी एज 35 या उससे ज्यादा की हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन सीबीटी ही होगा एज यूजुअल। लाइफ साइंस की बात कर लेते हैं, तो ये चीजें वैसे आपको पता ही है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आएंगे, एनी 15 करना है, 2 मार्क्स एक क्वेश्चन कैरी करेगा, और नेगेटिव होने पे 0.5 कटेगा, यानी कि 25% नेगेटिव होगा। पार्ट बी में 50 क्वेश्चन आएंगे, एनी 35 करना होगा, 2 मार्क्स होगा एक क्वेश्चन पे, और 0.5 नेगेटिव कटेगा एक क्वेश्चन पे अगर आपकी गलती होती है तो। पार्ट सी में 75 क्वेश्चन आएंगे, एनी 25 करना होगा, 4 मार्क्स कैरी करेगा एक क्वेश्चन, और नेगेटिव होने पे 1 मार्क्स कटेगा। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन आपको 145 मिलेंगे। सेक्शन वाइज जो है आपको टोटल मिला के 75 करना है, और टोटल जो मार्क्स होगा पेपर का वो होगा 200। 200 में से सेफ साइड के लिए, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, 120 प्लस या 125 प्लस आपको टारगेट करके चलना है, जिससे कि आप हमेशा ही सेफ साइड में हो जाओगे बिना किसी टेंशन के। बाकी यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाला है, बट ध्यान रहे एप्लीकेशन फॉर्म में जो आप लैंग्वेज मेंशन करोगे उसी लैंग्वेज को जाकर आपको एग्जाम हॉल में पिक करना है। अगर आपने दूसरा लैंग्वेज पिक किया तो वो मान्य नहीं होगा। लाइफ साइंस का कोड सब्जेक्ट कोड जो है 703 रहने वाला है। मार्किंग स्कीम के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिलेबस की बात करते हैं, तो जैसे कि मैंने कहा सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, वही पुराना वाला सिलेबस है। आप चाहें तो इनकी इस वेबसाइट पे विजिट करके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इस बार इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि स्कोर कार्ड विल बी पब्लिश्ड विथ टोटल परसेंटाइल स्कोर एंड मार्क्स। तो स्कोर कार्ड जो आपका पब्लिश किया जाएगा उसमें आपके टोटल परसेंटाइल स्कोर मेंशन होगा, और साथ ही साथ में मार्क्स मेंशन होगा, ऐसा इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। आई थिंक बाकी डिटेल्स हमने कर लिया, जो भी मेन मेन डिटेल्स था। यहाँ पे इन्होंने एक और कॉलम डाला है, आई विल सजेस्ट आप उस कॉलम को भी जरूर पढ़िएगा। नॉन डिस्क्लोजर करके कुछ एक कॉलम डाला है, एक बार चेक कर लेते हैं। यस,
ओके, इसके अलावा एक और चीज उन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, दैट इज देयर शैल बी नो री-इवैल्यूएशन और रीचेकिंग ऑफ रिजल्ट, नो करस्पॉन्डेंस इन दिस रिगार्ड शैल बी एंटरटेन। जैसे होता है ना, कभी-कभी हमारा रिजल्ट निकल जाता है बट हम सैटिस्फाई नहीं होते हैं, तो काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं कि क्या मैम अभी भी अप्लाई कर सकते हैं? क्या हम फिर से रीचेक के लिए डाल सकते हैं? तो इन्होंने वही बोला है कि कोई भी री-इवैल्यूएशन या रीचेकिंग नहीं होगा जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा, ठीक है? और साथ ही साथ कोई भी सेपरेट कट ऑफ नहीं होगा पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी के लिए, क्यूमुलेटिव कट ऑफ होगा। देयर इज अ मिनिमम बेंचमार्क, इन्होंने एक मिनिमम बेंचमार्क दिया है जो कि एक रफ एस्टिमेशन होता है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए, एंड 25% इन रिस्पेक्ट टू, that is sorry, 33% for the general EWS OBC category, 25% for the SC ST PWD category, for both fellowship, for both category, for fellowship and assistant professor. बट ऑब्वियसली कट ऑफ जो है आपको पता है बहुत अच्छे खासे तरीके से वैरी करती है। अच्छा, मैं इसकी बात कर रही थी, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, ठीक है? तो ये थोड़ा मैं नया देख रही हूँ, आई एम नॉट श्योर ये लास्ट टाइम था या नहीं, बट एक बार आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि उन्होंने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं यहाँ वहाँ की मेंशन की हैं। तो कॉन्फिडेंशियलिटी वगैरह के बारे में मेंशन किया है एंड एवरीथिंग, तो ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आई थिंक मैक्सिमम वी आर डन, यस, ठीक है? और सिलेबस को आप जो है CSIR HRDG की वेबसाइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट से। ऑल्दो मेरा एक सिलेबस रिलेटेड वीडियो भी आने वाला है, तो आप उसको भी जो है फॉलो अप कर सकते हैं, कुछ ही टाइम में जो है मैं रिलीज कर दूंगी। तो ये था सारा का सारा डिटेल। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखी है कि कैसा फोटो दिखेगा और कैसे आपको भरना है एंड एवरीथिंग, तो सबका इन्होंने यहाँ पे एक तरीके से मॉडल जो है रख रखा है। साथ ही साथ लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी जो है, किस किस सिटी में आपका एग्जामिनेशन पड़ सकता है, वो यहाँ पे मेंशन किया है। होपफुली डे बाय डे ये लोग जो सेंटर में ब्लंडर कर रहे हैं वो ब्लंडर डे बाय डे उम्मीद करते हैं कम हो, बट लेट्स सी इस पर क्या होता है, ठीक है? हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया है, और बैंकिंग वगैरह रिलेटेड भी अगर हेल्प चाहिए हो तो भी हेल्पलाइन नंबर दिया है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे किस में कितना चार्ज लगेगा वो बताया गया है। तो ये था सारा का सारा डिटेल। एज सच कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज मुझे देखने को नहीं मिला इस बार के फॉर्म में, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर ये आपको हेल्पफुल लगा हो तो। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। कोई सुझाव हो, यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वेरी ग्रेट इवनिंग, बाय बाय।